सबसे पहले मैं करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध से मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी का परिवार सुखी संपन्न कुशल रहे और महामारी जैसी बीमारी से जो पीड़ित होकर उपासक गण, शुभचिंतक, हमारे हितैषी, हमारे देश के हमारे सब मित्र गण जो अब तक हमें छोड़कर चले गए हैं, बहुत दुखद का विषय है, बहुत दुख की बात है। ये मंजर हम कभी भूल नहीं सकते। अगर हम जीवित रहे तो शायद ऐसे दिन कभी ये याद भी आएंगे तो भी कई सौ साल तक आंखें नम होती रहेंगी, क्योंकि हमने पता नहीं था कि ये हमारी छोटी सी उम्र में ये सब मंजर हम लोगों को देखने को मिलेगा। प्रलय का नाम हमने सुना था, कहर का नाम हमने सुना था, और अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दर्द भी होता है। तो जो लोग हमारे बीच में से गए हैं वो सभी के लिए हम मन से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो लोग वर्तमान में इस पीड़ित बीमारी से, महामारी बीमारी से जो पीड़ित हैं, जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके लिए मैं मंगल मैत्री करता हूं भगवान मुझसे कि वो स्वस्थ रहें। और जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से कहता रहा हूं, जो लोग स्वस्थ हैं वो पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए नियमों का पालन करें, सावधानी बरतें और खुद की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब हम खुद की सेहत का ख्याल रखेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी की मदद में जाकर खड़े हो सकते हैं, और जब भी हम किसी न किसी की यथाशक्ति तथा संभव मदद कर सकते हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, आज आपने एक सूचना सुनी होगी, हालांकि खैर मंजर तो बहुत गंभीर है, देश में माहौल बहुत गंभीर है, मौत का मंजर चारों तरफ है। जिधर देखता हूँ बस वही नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दुख की तो बात चली रही है। इस समय मैं समझता हूँ भारत का कोई ऐसा परिवार नहीं बचा होगा कि जिनके रिश्तेदारों में, उनके परिचित अपरिचित या उनके शुभचिंतकों में कोई ना कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो। और जो नहीं है वो बहुत बड़ी बात है, और ना ही हो तो ये मेरी मंगल कामना है, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो इस पीड़ा का सामना जो कर रहा है, इस बीमारी से जो पीड़ित हो रहा है, उसके दिल से पूछिए कि वो कितनी कठिन और विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा है। तो हमारे देश में ऑक्सीजन, बेड, दवाई, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं कहीं डॉक्टरों का व्यवहार बहुत गंदा है, जिसको देख करके मन में बहुत सवाल उठते हैं कि एक गरीब व्यक्ति के ऊपर कितनी मार पड़ रही है। राजनीतिक की बड़ी बड़ी बातों की मार, बड़े बड़े भाषणों की मार, इसके अलावा पीड़ा की मार, इसके अलावा उसके परिवार के दुखों की मार, उसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसकी मार, दवाई नहीं मिल रही है उसकी मार, यहाँ तक कि बेड नहीं मिल रहे उसकी मार। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का जो इंतजाम मिलना चाहिए, दवाई गोली और भी व्यवस्थाएं, वो ना मिलने के कारण वो व्यक्ति चारों तरफ से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, और वो अपने मनोबल को तोड़ चुका है। और मनोबल बढ़ाना हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। यहाँ तक कि वो टीवी नहीं देख रहा है, जो अस्वस्थ है वो, और जो स्वस्थ है वो भी, क्योंकि टीवियों पे सब यही चीज़ें चल रही हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आज आपके सामने एक विशेष बात को लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे एक भारत के जिम्मेदार पत्रकार रोहित सरदना जी, जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके जाने का दुख है। उनके प्रति हमारी सदैव सहानुभूति बनी रहेगी। वो पत्रकार थे, ये पूरा देश जानता है, लेकिन हम उनको पत्रकार की हैसियत से बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम उन्हें कभी पत्रकार मानते थे, और ना ही हम पत्रकार कभी उनको मान सकते, ना ही पत्रकार का हम उनको दर्जा दे सकते हैं। कुछ बातें उनकी अच्छी हैं, एक इंसानियत होने के नाते एक वो अच्छे इंसान थे, जिसके लिए उनको हम याद रखेंगे, आप सब याद रखेंगे। एक अच्छा इंसान होना अलग बात है,
एक बिजनेसमैन होना अलग बात है, एक पत्रकारिता करना या कोई सर्विस करना, बिजनेस करना, अब वो परतंत्र रह करके करता है या स्वतंत्र रह कर करता है वो बाद की बात है, लेकिन वो एक इंसान अच्छे थे, हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक थे, हमारे बीच में से गए। दुख की घड़ी है। भगवान बुद्ध उनके परिवार को उतनी सहन शक्ति दें कि इतने बड़े सदमे को वो सहन कर पाएँ। काश अगर सरधना जी ने अपना कार्य जिम्मेदारी से किया होता तो मैं समझता हूँ शायद वो हमारे बीच में आज भी मौजूद होते, क्योंकि ऐसे पत्रकार जिन्होंने आज तक की टीआरपी बढ़ाई और आज तक को अगर जाना जाता है तो सरधना जी के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन काश अगर भारत की सरकार की नाकामियों को उन्होंने उजागर कर दिया होता, जितना वो कर सकते थे। वो ये सोचते कि मैं अकेला क्या करूँगा, तो ये कहना गलत है, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ प्रयास करे, क्रिया करे, प्रतिक्रिया होती रहती है। इसलिए जीवन में ईमानदारी, नैतिकता के आधार पर इंसान को काम करना चाहिए, बेबाक होकर के बात रखनी चाहिए। और पत्रकार का तो मतलब ही ये था कि पत्रकार तो वही है जो सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीता हो। लेकिन आज हमारे देश का मीडिया इतना कमज़ोर और लाचार हो चुका है कि ना वो हॉस्पिटलों की आवाज़ उठा पाता है, जो करप्ट डॉक्टर हैं उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है, जो करप्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है, और जो करप्ट हमारे देश की सरकार में जो लोग हैं उनको भी वो कुछ नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के सिस्टम के खिलाफ, गलत सिस्टम के खिलाफ आज भी हमारा मीडिया मौन धारण किए हुए है। लेकिन मैं सरधना जी की कुछ बातों से बड़ा सहमत था। वो कई बार बेबाक होकर के बोल जाते थे और वो कहीं ना कहीं अब कुछ लोगों को चुभने भी लगे थे, और मुझे भी बड़ी इस बात की खुशी भी थी। ये पता नहीं था कि आज हमारे देश में से एक जिम्मेदार व्यक्ति चले जाएंगे। मेरे प्रिय देशवासियों, जाना आना व्यक्ति का लगा रहता है, लेकिन उम्र पूरी करने के बाद जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। दुख तो जब भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। आज हमारे सरधना जी चले गए, 2 बच्ची हैं, बहुत सारी बातें हैं, पूरा देश जानता है। हम तो यही कहेंगे कि काश हमारे सरधना जी ने पूरे देश के लिए, जब कोरोना वायरस जैसी बीमारी का आरंभ हुआ था देश में, तब उन्होंने उजागर करना शुरू कर दिया होता, तो आज सरधना जी के साथ साथ ये लाखों लोग शायद हमें छोड़ के नहीं जाते, जो सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो डेली हमसे बिछड़ रहे हैं, हमसे जुदा हो रहे हैं, हमेशा अकेले दूर हो रहे हैं। आज शायद ये घड़ी देखने को नहीं मिलती, आज ये समय देखने को नहीं मिलता। पत्रकार ये कोई सोचे कि मेरे कहने से क्या हो सकता, तो ऐसा नहीं है। एक पत्रकार की कलम में, एक पत्रकार के शब्द में वो ताकत होती है, ऐसा सुनते थे और ऐसा अक्सर हमने मूवियों में भी देखा है कि सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। आज भी वक्त है। सरधना जी के जाने के बाद मैं समझता हूँ जो हमारे पत्रकार हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। लेकिन आज भी भारत को आवश्यकता है अच्छे पत्रकारों की, जो देश हित में आवाज़ उठाए, जो सम्मान के साथ आवाज़ उठाए, गौरव के साथ अपनी आवाज़ उठाए। पत्रकार जो होते हैं मरने से नहीं डरते। पत्रकारों को तो धमकी मिलती थी, लेकिन पत्रकार आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि पत्रकार को गोदी मीडिया, दलाल, ऐसे नाम किसने दिए? ये हमने नहीं दिए, देश की जनता ने दिए। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? जब एक तरफा कहीं बात होती है, जब वो बात देश हित में ना हो, वो बात इंसान के हित में ना हो, और जब बात सिर्फ स्वार्थ के हित की हो, तो लोग ऐसे नाम रखते ही हैं। आप सभी जानते हैं। आज मैं आज तक के कमेंट्स पढ़ रहा था, और आज तक के कमेंट्स पे जो लोगों ने जो बुरा भला कहा है, मैं उस पर नहीं जाता। ऐसा कौन सा शब्द है अपमानित वाला जो सरधना जी के बाद लोगों ने ना कहा हो? कारण क्यों ऐसा गया, क्यों ऐसा कहा गया? हम सरधना जी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। मैं समझता हूं कि आज हमारे देश का स्ट्रीम मीडिया जाग उठे तो आज भी हमारा देश बच सकता है। आज भी हमारा देश पत्रकारों के प्रति अपने मन में सम्मान उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया के प्रति आज हमारे देश की जनता में नफरत आ गई है। देश की जनता मीडिया से और मीडिया के पत्रकारों से नफरत करने लगी है और कहती है कि ये वो मीडिया नहीं जिनका ज़मीर जिंदा हो। ये सब ज़मीर बेचकर, ज़मीर को गिरवी रखते हुए अपने सम्मान को
पैरों के तले कुचलवा कर पत्रकारिता कर रहे हैं। कितना धन चाहिए आपको और काहे के लिए चाहिए आपको? किस लिए? जीवन जीने के लिए। जीवन तो मैं समझता हूँ सम्मान के साथ भी जीने वाला व्यक्ति भी जीता है। आज हमारे देश में एक सरदना ही नहीं, आज हमारे देश में लाखों लोग जा रहे हैं। और गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद, देश की सरकार को भी धन्यवाद। ऐसे गृह मंत्री जी, ऐसी देश की सरकार कि सरदना जी को ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं लोग, लेकिन आज एक मजलूम और मजबूर और गरीब लाचार व्यक्ति जो दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए, यहाँ तक कि बेड के लिए, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में सिर्फ उसकी कोई सुन ले इस बात के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है भारत का नागरिक, लेकिन उसके लिए कोई वेदना नहीं, कोई संवेदना नहीं। क्या कारण है? क्या ये माना जाए कि सरदना जी सिर्फ बीजेपी के पक्षधर थे इसलिए गृह मंत्री जी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं? अरे देश के गृह मंत्री तो सबको ही बराबर समझना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी सबके ही होते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश की वर्तमान सरकार, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं।